हम्म, ठीक है। सो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑफर पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस रीड कर लिया, ठीक है। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? अंडर सेक्शन 10, ठीक है। So these are the things which are essential elements. First one is proper offer and its proper acceptance. Next one is intention to create legal relationship. Third one, free consent. Fourth one, capacity of parties to contract. Fifth one, lawful consideration. Sixth, lawful object. Seventh, agreement not be expressly declared void. Eighth, certainty of meaning. Ninth, possibility of performance. Tenth, writing and registration if so required by the law, ठीक है। So let us study all of this one by one. अच्छा, ब्लिंक तो नहीं कर रहे हैं? नो मैम। ओके, चलो, इशू तो कम से कम सॉल्व हो गया। हम्म सो देखो, फर्स्ट वन इज प्रॉपर ऑफर एंड इट्स प्रॉपर एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो व्हाट इज ऑफर? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, सो बताओ व्हाट इज ऑफर? कोई रिकॉल कर सकता है? मैम कोई भी जैसे क्या कहना चाहिए, डील करता है तो वो सामने वाले को ऑफर देता है कि मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट दूंगा, उसके बदले में आप मुझे कैश देंगे, ऐसे टाइप से। कंसिडरेशन, ठीक है। जो आप प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, ठीक है, या सर्विसेज ऑफर करते हैं, उसके बिहाफ में आपको क्या मिलता है? कंसिडरेशन, ठीक है। लीगल टर्म में उसको बोला जाता है कंसिडरेशन, ठीक है। सो फॉर प्रॉपर ऑफर एंड इट्स प्रॉपर एक्सेप्टेंस देयर आर द फ्यू कंडीशंस दैट फॉर द प्रॉपर ऑफर एंड इट्स प्रॉपर एक्सेप्टेंस देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, one who is making the offer, that is known as promisor, and the other person who is accepting that offer, that is known as promisee, ठीक है। एंड प्रॉमिसरी नेक्स्ट वाली। हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं मैम। तो माइक अपना ऑफ कर लीजिए, यस। ठीक है। नाउ नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज दैट देयर मस्ट बी द वैलिड ऑफर, ठीक है। ऑफर जो होता है आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज इट मस्ट बी एबल टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी सर्टेन, ठीक है। यहाँ पे एक सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं एंड इन कंसिडरेशन आपको क्या चीज मिलने वाली है। नेक्स्ट इज प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू whom इट इज मेड, ठीक है। आपने ऑफर बनाया एक्स पर्सन ने एंड इट मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू वाई पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है, इन प्रॉपर राइटिंग फॉर्मेट में होगा, या फिर ओरल भी हो रहा है तो प्रॉपर ओरल होगा, प्रॉमिस होगा, ठीक है। सो इट मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, ठीक है, पूर्ण, एब्सोल्यूट मीन्स पूरा, ठीक है। पूर्ण तरीके से आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा है लाइक एक्स पर्सन विल डिलीवर द एक्स टन्स ऑफ व्हाट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन प्रॉपर टाइम, ठीक है। आपको एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर टाइम में देना है, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. So there must be the intention among the parties that the agreement should be attached by the legal consequences to and create the legal obligation, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज दैट द एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डज नॉट कंप्लीट द लीगल रिलेशंस, ठीक है। आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर आपके घर पे जो भी डीलिंग्स होती हैं, डोमेस्टिक मैटर होता है, वो लीगल रिलेशंस नहीं बनाते हैं, तो ठीक है। सो लेट अस एक एग्जांपल देखते हैं। देख, एन एग्रीमेंट टू डाइन एट अ फ्रेंड्स हाउस इज नॉट एन एग्रीमेंट इंटेंडेड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन एंड हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो लेट अस सपोज देयर आर टू पर्सन एक्स एंड वाई, ठीक है। दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अभी क्या होता है, एक्स जो है इनवाइट करता है वाई पर्सन को फॉर डिनर पार्टी, ठीक है। डिनर के लिए इनवाइट किया है एक्स ने वाई को, सो वाई ने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है।
पर्टिकुलर कोई भी डेट टाइम डिसाइड होगा एंड देन वाई ने क्या किया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बट जिस दिन उसको डिनर पार्टी के लिए जाना था एक्स के हाउस पे, ठीक है, पार्टी के लिए, उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी वर्क हो गया, वाई को कुछ काम आ गया, तो वो क्या किया, नहीं जा पाया एक्स के घर। तो क्या होगा, अभी एक्स जो है वाई को क्या जो भी उसका जो खाना एक्स्ट्रा बन गया था, जो भी डैमेजेस हुए थे, उसके लिए वाई को क्या स्यू कर सकता है, उसको कोर्ट में ले जा सकता है कि मैंने आपको डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया था, आप नहीं आए। ऐसा हो सकता है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं हो सकता ना। क्या है ये? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स है। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपके फादर आप लोगों को, फादर या मदर आप लोगों को पॉकेट मनी देते होंगे, है ना। सो आपकी मम्मी सपोज आपको हर मंथ में 1000 और 2000 रुपीज आपको पॉकेट मनी देती है, ठीक है, फॉर योर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। सो इन इन केस सपोज कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपके फादर या आपके मदर आपको उस मंथ 1000 रुपीज 2000 रुपीज जो भी देना तय था वो नहीं दे पाए, तो क्या आप अपने माँ बाप को बोलेंगे, मम्मी पापा को, कि मम्मी आई विल स्यू यू, ऐसा बोलोगे क्या? हाँ या ना? नहीं नहीं मैम, बिल्कुल नहीं नहीं बोलेंगे। बोल। हाँ, सो ये क्या है, आपका डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो यही लिखा है दैट एग्रीमेंट ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर डज नॉट कंप्लीट लीगल रिलेशंस, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज फ्री कंसेंट। सो कंसेंट मतलब क्या होता है कि बोथ द पार्टीज एग्रीड हैं ऑन द सेम थिंग, ठीक है, ये लिखा देखो, कंसेंट मीन्स द पार्टीज मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। इट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो फ्री कंसेंट क्या होता है, दैट फ्री कंसेंट इज सेट टू बी फ्री। वो फ्री कब कब होगा, व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, ठीक है। सो बाकी तो सारे टर्म्स आपको नोन होंगे, ठीक है। कोअर्शन मतलब होता है किसी भी टाइप का पनिशमेंट, ठीक है, कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो इसके बिहाफ में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज द कोअर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो पता है कि आप इन्फ्लुएंस कर लेते हैं कुछ पर्सन्स को, ठीक है, कि कुछ हम उनसे गलत काम करा ले। फ्रॉड, यू नो वेरी वेल। मिस रिप्रेजेंटेशन की आपने टर्म्स कुछ और लिखा है और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, ठीक है। एंड मिस्टेक, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स, अगर इन सब के अंडर आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिकॉज दैट इज नॉट फॉर्म्ड अंडर द फ्री कंसेंट। Last one, if the consent of the parties is not free, then the no valid contract comes into existence, ठीक है। अगर इन सब चीजों की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, so that contract is not a valid contract. Now the fourth one, capacity of parties to contract. An agreement becomes a contract if it is entered between the parties who are competent to the contract, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। सो जो भी दो पार्टीज होंगी एक्स एंड वाई और ए बी सी, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। And now every person is competent to the contract when he is of age of majority according to the law, he is of sound mind and he is not disqualified by any law, ठीक है। मतलब क्या होता है कि वो मेजोरिटी होना चाहिए, मीन्स ग्रेटर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। साउंड माइंड मीन्स उसका मेंटल स्टेट प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको कोई मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप का एंजाइटी अटैक होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज नॉट डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, मतलब कोई भी एक लॉ की तरफ से उसके ऊपर किसी भी टाइप का चार्ज या फिर पुलिस केस, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नाउ इसके एग्जांपल में क्या लिखा है, दैट एक्स इज अ माइनर हु हैज बोरोड फ्रॉम वाई, ठीक है, वाई से कुछ उसने मनी बोरो किया, सपोज 5000 रुपीज उसने बोरो किया, ठीक है। एक्स जो है माइनर है, उसने बोरो किया वाई से। नाउ उसके बिहाफ में क्या हुआ, एक्स ने कंसिडरेशन के लिए क्या बोला कि आप मेरी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज रख लीजिए, तो वाई ने रख लिया। अब क्या हुआ कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर होने वाला है एंड एक्स इज नॉट एबल टू रिटर्न बैक दिस 5000 रुपीज टू वाई, तो क्या वाई जो है एक्स को डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है? मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, दैट एक्स माइनर है, ठीक है, उसने वाई से क्या लिया है, बोरो किया है 5000 रुपीज एंड नाउ एक्स इज नॉट एबल टू पे दैट मनी, तो क्या वाई एक्स को स्यू कर सकता है? यस मैम। नहीं नो मैम।
नो मैम। ठीक है, बिकॉज ही इज माइनर, है ना, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। एंड यहाँ क्या लिखा है कि पर्सन शुड बी ऑफ मेजोरिटी एज। नाउ द फिफ्थ वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, सो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, दैट समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो उसके बिहाफ में आपको कुछ पे होता है। ठीक है, आइदर इट में भी कोई प्रोडक्ट मिलेगा या तो आपको उसके बदले में कुछ क्या कहते हैं, मनी रिसीव होगा। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, so the consideration is considered lawful unless it is forbidden by law or is fraudulent or involves or implies injury to the person or the property of another or is immoral or is opposed to the public property। क्या क्या नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन? सबसे पहले लॉ की तरफ से वो बैंड नहीं होना चाहिए, लाइक आप ओपीएम का या फिर ड्रग्स का डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, वो कंसिडरेशन नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। किसी भी टाइप का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड आप जो भी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं या कंसिडरेशन दे रहे हैं वो इंजरी नहीं करना चाहिए किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को। एंड ऑल्सो इमोरल नहीं होना चाहिए, लाइक कि आपने किसी पर्सन से उसका 10 एकड़ का फार्म खरीद लिया लेकिन आप उसको कितना पे कर रहे हैं, ओनली 1 लाख रुपीज, तो क्या ये इमोरल है, मॉरल है? आप उससे 10 एकड़ का प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फार्म वाली प्रॉपर्टी, ये खेत वाली जिसमें हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एंड उसको आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 लाख रुपीज पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, इमोरल है। ठीक है, वैसे अनएथिकल है। एंड इट इज एंड आल्सो क्या कहना चाहिए, आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी के अपोज में नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? हम सब जितनी भी चीज़ों को पब्लिक यूज करती है, जनरल हाँ, पब्लिक। ठीक है, उनके अपोज में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। नाउ द सिक्स्थ वन, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। सो द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए, वो भी एक लॉफुल होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इलीगल और इमोरल और अपोज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड सेम वही कंडीशन है कि इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को। ठीक है, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लॉफुल देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए लेते हैं हम लोग, XYZ 3 पर्सन थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ मनी एक्वायर किया। ठीक है, चाहे थेफ्ट करके किया हो, कहीं से चोरी करके लाया हो, ठीक है, कहीं से फ्रॉड से लिया हो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, तीनों XYZ डिवाइड कर रहे हैं उस मनी को बिटवीन देम। ठीक है, अभी क्या हुआ, तीनों के बीच प्रॉब्लम हो गया कि नहीं मुझे ज्यादा शेयर चाहिए, मुझे ज्यादा शेयर चाहिए। ठीक है, या फिर जितना भी उनका अमाउंट था, या फिर उन्होंने सपोज कुछ ज्वेलरी रखी चोरी करके लाया हुआ है, तो अभी क्या होगा, ये जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। बिकॉज अभी ऑब्जेक्ट जो है उनका आइदर इट में बी अ मनी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो फ्रॉड है या फिर थेफ्ट से लाया गया, या कोई ज्वेलरी है जो उन्होंने चोरी करके लाई है। सो ये सारी क्या है, फ्रॉड की चीजें हैं, लॉफुल नहीं है ये ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, now the next one, seventh one is agreement not expressly declared void. The agreement might not be expressly declared void by the law. In such cases, the agreement cannot be enforceable. ठीक है, जैसे देखो अंडर आपका सेक्शन 24 टू सेक्शन 30 फ्यू थिंग्स डिफाइंड है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर सकते हैं void। ठीक है, जैसे अगर किसी का मैरिज हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उनकी मैरिज को तोड़ना चाहते हैं या उनका डिवोर्स कराना चाहते हैं, ठीक है, सो ये क्या होगा, नहीं वर्क करेगा। इन द सेम वे आप क्या कर सकते हैं, किसी की लीगल प्रोसीडिंग्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, एंड किसी के ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस से एन एग्जांपल, सपोज एक्स एंड वाई 2 पर्सन थे। ठीक है, कहाँ पे ये कर सकते हैं, X and Y 2 पर्सन थे। ठीक है, दोनों क्या करते थे, पार्टनरशिप में बिजनेस चलाते थे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि Y ने बोला X को कि मैं आपको सर्टेन अमाउंट लाइक सपोज 10 लाख रुपीज दे दूंगा, एंड आप यहाँ पे जो आपका शॉप है या फिर आप जो मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, सो अभी क्या हुआ, एक्स ने तो बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको ये पार्टनरशिप पूरा कंप्लीट दे दूंगा, आप सोल ओनर हो जाएंगे इस जो भी आपका बिजनेस है उसका। बट वाई ने क्या किया, 10 लाख रुपीज पे नहीं किया। ठीक है, सो ये लिखा है ना, देखो एग्रीमेंट इज, ये एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेन ऑफ अ ट्रेड, ये जो है ये क्या होता है, वॉइड होता है। ठीक है,
सो अब क्या हुआ, अब एक्स को 10 लाख रुपीस नहीं मिले और वाई ने प्रॉमिस किया था, तो अभी क्या होगा, इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, अंटिल दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट है और दोनों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता है। जैसे कि अगर ये प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, ठीक है, प्रॉपर पेपर फॉर्मेट में होता है कि हाँ ये पर्सन एक्स जो है अपना बिजनेस लीव करना चाहता है ना, वाई विल बी द सोल ओनर ऑफ दिस बिजनेस ऐसा, और इसके बिहाफ में इतना अमाउंट रुपए पे करना है। अभी ऐसा कोई भी लीगल वर्क नहीं हुआ है, बस जस्ट ओरल थिंग, ठीक है, और हुआ भी नहीं बिकॉज वाई ने क्या किया, यहाँ पे फ्रॉड कर दिया। सो ये क्या है कि आप किसी के ट्रेड और बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कंडक्ट करने से। Now next is certainty of meaning. The terms of a contract, the terms of contract should be certain and precise. ठीक है, जो भी आपके terms हैं, ठीक है, contract के, वो precise होने चाहिए and certain होने चाहिए, उनकी एक particular meaning नहीं होनी चाहिए, किसी भी type का doubt और confusion नहीं होना चाहिए. So that are defined under the section 29 of Indian Contract Act. It may be possible to ascertain the meaning of an agreement, otherwise it cannot be enforced. ठीक है, जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है, सपोज 5 टर्म्स लिखे हुए हैं, तो 5 टर्म का अपना अपना एक सर्टेन मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, दिखा है ना, देखो, इट इज पॉसिबल टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, ठीक है। सो लेट अस से एन एग्जांपल, ए एग्रीज टू सेल A agrees to sell 100 tons of oil to B, ठीक है, अभी क्या लिखा है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट ए ने बी को 10 टन्स ऑफ ऑयल 10 टन्स ऑफ ऑयल डिलीवर करने हैं, बट देखो यहाँ क्या नहीं लिखा है, ऑयल लिखा है। तो ऑयल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपका कोकोनट ऑयल हो सकता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ग्राउंड नट ऑयल हो सकता है, सोयाबीन ऑयल हो सकता है, ठीक है, सो कोई सा भी ऑयल हो सकता है। आप देखो यहाँ पे कोई प्रिसाइज मीनिंग नहीं निकल रहा है कि कौन से टाइप की ऑयल डिलीवर करने वाला है ए टू बी, ठीक है, सो वही लिखा है दैट देयर इज देयर इज नो मेंशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ऑयल ए इज इंटेंडेड टू डिलीवर टू बी, ठीक है, सो ये क्या होगा, वॉइड होगा, बिकॉज यहाँ पे एक सर्टेन मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सो द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस बना रहे हैं फॉर योर कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस के लिए एबल होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे, सपोज एक्स एंड वाई 2 पर्सन है, आप क्या बोलेंगे एक्स को कि आप मुझे अपना 10 एकड़ का फार्म दे दीजिए और इसके बिहाफ में मैं आपको आपको मेरी कंपनी में सिर्फ एक जॉब दे दूंगा, ठीक है, या उस फार्म का जो फार्मिंग प्रोसीजर है उसमें मैं आपको क्या कहते हैं, फार्म करने का परमिशन दे दूंगा। सो ये क्या पॉसिबल है कि भैया वो अपना एक्स एक्स जो पर्सन है वो अपना 10 एकड़ का फार्म वाई को दे भी दे और उसके बाद फिर एक छोटी सी कंपनी में या उसी की छोटी सी कंपनी में काम करे, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं ना। सो दिस इज द थिंग दैट पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। सो दिस आर डिफाइंड अंडर द सेक्शन 56, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इज इटसेल्फ अ वॉइड, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया है, एग्रीमेंट बन भी गया है, बट वो पॉसिबल नहीं है परफॉर्म करना, सो वो वॉइड होता है, ठीक है। लेट अस से एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजर हंट, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, दोनों डिसाइड करते हैं कि चलिए आज हम लोग ट्रेजर हंट करने के लिए चलते हैं, बट क्या होता है कि बी तो पहले रिफ्यूज करता है कि हाँ मैं नहीं जाना चाहता, बट बी क्या बोलता है, उसको फोर्स करता है कि मैं आपको कुछ अमाउंट पे करूंगा, ठीक है, लेट्स गो देयर। सो ये एग्रीमेंट जो है बेसिकली वॉइड है बिकॉज इस तरह की चीजें जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कंडक्ट करना, ठीक है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की नहीं है, ठीक है। Now, the last one, 10th, that is legal formalities, that is writing and registration. So, Indian Contract Act में दो चीजें लिखी हुई हैं that the contract can be oral or it can be in written format. ठीक है, so sometimes there is a need of need to write the terms and conditions of the contract in proper format, that is it must be in a writing or a registered, and also there is a need of stamping, ठीक है, कि वहाँ पे प्रॉपर स्टैंपिंग होना चाहिए, जैसे आपका स्टैम्प पेपर होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, पर्सन लिखते हैं कि कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं एंड क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्पिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस आर द 10 एलिमेंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Now the next topic, that is discharge of
कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्चार्ज? डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दो पार्टीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, वो उनसे डिस्चार्ज चाहते हैं, मतलब उसको खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। First classification is by performance. ठीक है, so under this there are two types. First one is actual performance, second one attempted performance. Next classification by mutual agreement. Under this, first one novation, rescission, alteration, remission and waiver. Next is by operation of law. On the basis of this there are three types. First one is death, insolvency, material alteration. Next basis of classification is by impossibility of performance. ठीक है, under this two types of impossibilities, initial impossibility and subsequent impossibility. Next is by the lapse of time. ठीक है, so lapse of time में कोई भी types नहीं है, ये single है. Now next classification is by breach of contract. Under this two types, first one is actual breach of contract and the second one that is anticipated breach of contract. ठीक है, so let us study this one by one. First one is your discharge by the performance of contract. ठीक है, so what do you mean by performance? So performance मतलब होता है कि both the parties have performed their respective obligations. ठीक है, so it is one of the mode of discharge of contract. ठीक है, so a contract is said to have been performed when the parties to a contract either performs or offers to perform their respective promises, and it is defined under the section 37 of Indian Contract Act. ठीक है, सो परफॉर्मेंस मतलब होता है कि बोथ द पार्टीज उन्होंने क्या किया, अपना अपना जो भी ऑब्लिगेशंस था या उनको जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करना था, इन कंसिडरेशन लेना था, उन्होंने कर लिया है. दैट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. So there are two types of doing this. First one is actual performance and second one is attempted performance. So actual performance क्या होता है, that when a promisor has made an offer of performance to the promisee and the offer has been accepted by the promisee. क्या होता है कि there are two persons now. One is promisor, PR, I'm writing in a short, and second one is promisee, double E. ठीक है, सो क्या किया है, दोनों पर्सन ने क्या किया, फर्स्ट पर्सन दैट इज प्रोमिसर ने ऑफर दे दिया है टू द प्रोमिसी एंड द प्रोमिसी हैज एक्सेप्टेड दैट ऑफर. ठीक है, सो दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस. ठीक है, एंड द सेकेंड वन दैट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज बाय द टर्म टेंडर. ठीक है, सो दैट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 38 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Under this, when a promisor has made an offer of performance to the promisee, the offer has not been accepted yet by the promisee. इसमें क्या बोला है, let us यहाँ पे एक promisor है and यहाँ एक promisee है. ठीक है, अभी क्या है, promisor ने offer तो दे दिया है पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी का या फिर किसी भी चीज की जो भी उसको देना था ऑफर, बट प्रोमिसी ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है. ठीक है, स्टिल यहाँ पे प्रोमिसी को एक्सेप्टेंस देना बाकी है. सो दैट इज द अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. ठीक है, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो नेक्स्ट वे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. ठीक है, सो म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, आपका प्रॉमिस म्यूचुअल एग्रीमेंट से आपका कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट फॉर्म होता है. इन द सेम वे हम उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं. सो देयर आर द 5 वेज थ्रू दैट द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज. ठीक है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. Cursor. So first one is your novation. So that is defined under the section 62. ठीक है, so novation means the substitution of new contract for the original contract. ठीक है, so let us suppose आपके जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया. so क्या हुआ कि जो दो पार्टीज रहेंगे वो क्या करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, so this is the novation.
Now the second one, that is rescission. So rescission is defined under the section 62. Rescission means the cancellation of contract by any party or all the parties to a contract. ठीक है. So rescission मतलब क्या होगा कि कोई भी एक पार्टी या फिर दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री करके उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, एंड कर लेंगे या कैंसिल कर लेंगे. Now the third one is alteration. This is defined under the section 63. So alteration मतलब तो you know very well, that is means change in the terms of contract with the mutual consent of parties. ठीक है, दोनों पार्टीज म्यूचुअली एग्री करेंगे एंड जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको चेंज कर लेंगे. ठीक है, एंड जैसे ही वो चेंज करेंगे उस टर्म्स एंड कंडीशंस को, तो क्या हो जाएगा, दिस वन विल लीड टू क्रिएट द न्यू कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. Now the fourth one, that is remission. So remission is defined under the section 63 of Indian Contract Act, and remission means acceptance by the promisee of a lesser fulfillment of promise made. ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है लाइक यहाँ पे दो पर्सन है एक्स एंड वाई. ठीक है, एक्स ने कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करना था टू वाई एंड वाई को उसके बिहाफ में कुछ कंसिडरेशन देना था. बट क्या हुआ कि प्रोडक्ट डिलीवरी के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो गया. सपोज एक्स के फार्म में फायर हो गया. ठीक है, सो पहले वो क्या कर रहा था, 10 टन्स ऑफ उसको राइस या फिर पैडी डिलीवर करना था टू वाई, बट बिकॉज ऑफ फायर हो गया या फिर सपोज कोई वेदर अच्छी नहीं हुई या फिर क्या क्या कहते हैं योर आपका जो हैवी रेन हो गया. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके क्रॉप डैमेज हो गए. तो अभी क्या हुआ, वो 10 की जगह सपोज सिर्फ 8 टन्स ऑफ राइस ही डिलीवर कर पा रहा है. तो इसमें एक्स का तो कोई मतलब गलती नहीं है ना. सो यहाँ पे क्या होगा, वाई जो है उसको 8 टन ही कंसिडर कर लेगा, 8 टन ले लेगा और उसके कंसिडरेशन में भी थोड़ा चेंज कर लेगा. सपोज पहले वो 10 लाख रुपीज डिलीवर करने वाला था फॉर दिस 10 टन्स ऑफ राइस. नाउ अभी 8 टन्स ऑफ राइस ही डिलीवर हो रहा है, तो वो सपोज 8 लाख रुपीज दे देगा. ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेमिशन की जो प्रॉमिसी है वो उसको लेजर फुलफिलमेंट के साथ एक्सेप्ट कर लेगा उस प्रॉमिस को. ठीक है. Now the next is waiver. So waiver means intentional relinquishment of rights under the contract. So intentionally क्या होगा कि जो भी persons थे contract में, ठीक है, either promisor या promisee, उन लोग क्या करेंगे, अपने rights को give up कर देंगे. ठीक है, कि हमको ये नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको कंसिडर कर लेंगे, क्या हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वेवर. Now next is discharge by operation of law. ठीक है, so a contract may be discharged by the operation of law includes the following cases like death of, where is cursor, हाँ, death of promisor. ठीक है, सपोज promisor की डेथ हो जाती है. ठीक है, कोई वजह होगी. ठीक है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. ठीक है, किसी भी टाइप का. तो इंसॉल्वेंसी, सो इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है कि उसका पास प्रॉपर माइंडसेट नहीं है या उसका मेंटल स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर वो अभी बैंकरप्ट हो गया, उसको पैसे देने थे लेकिन बैंक में उतने पैसे नहीं है. सो दिस इज मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी. नाउ द थर्ड वन इज अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्टरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट. ठीक है, जो पार्टीज था, इफ एनी पार्टीज विल मेक अल्टरेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ अनदर पार्टी. ठीक है, दो पार्टीज थे, एक पार्टी ने क्या किया, अनऑथराइज मटेरियल में अल्टरेशन कर दिया. ठीक है, जो भी उसको प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी थी उसमें, एंड उसके बारे में सेकेंड पार्टी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ठीक है, सो दिस आर द थिंग्स अंडर विच क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ का एक टर्म है, उसके अंडर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, सो इम्पॉसिबिलिटी जो होता है दैट इज रेज्ड बिफोर, इट कैन रेज्ड बिफोर एंड एज वेल एज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके से आ सकती है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के बनने से पहले एंड द सेकेंड वन इज आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. So there are two types of impossibility. First one is your initial impossibility, which is defined under the section 56. So initial impossibility means the impossibility which is existing at the time of making contract. ठीक है, जैसे void ab initio का केस. ठीक है, जैसे आपका माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड लाइक हम कंसिडर कर सकते हैं केस लाइक लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, लाइक आप ड्रग या ओपियम में किसी भी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, आपका इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है.
नेक्स्ट वन इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इसको सब्सिक्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो वहां मैंने सब्सिक्वेंट लिखा है, यहाँ सुपरवेनिंग लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। Supervening impossibility is defined under the section 56 of Indian Contract Act, and supervening impossibility means the impossibility which does not exist at the time of making an contract, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट बाय द टाइम क्या होगा, वो अराइज होगा, दैट इज विच अराइजेस सब्सिक्वेंटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इसके एग्जांपल में क्या क्या है, लाइक डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, ठीक है, सपोज दो पार्टीज थे, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, उनमें से किसी का डेथ हो गया, या फिर पर्सनल इनकैपेसिटी हो गया, लाइक वो अनसाउंड माइंड हो गया, या फिजिकल डिसेबिलिटीज हो गई उसको, एंड सपोज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के बाद किसी भी टाइप का वॉर डिक्लेयर हो गया, इंडिया एंड चाइना का सपोज वॉर डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, अभी गलवान रीजन में जो इशू चल रहा है उस वजह से। सेकंड नेक्स्ट इज आपका चेंज ऑफ लॉ, सपोज पहले कोई और लॉ था, उसके बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, लॉ तो एवर इवॉल्विंग है, मैंने फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, इट इज नॉट स्टैटिक। सो अभी इनिशियली कोई और आपके लॉ के बेसिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बना था, नाउ द लॉ हैज चेंज, तो आपका क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा ऑन द कंडीशन ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। एंड द लास्ट कंडीशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। सो आपका जो ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है, इनमें से किसी भी चीज में कोई भी अल्टरेशन होता है तो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। Now, the next one is discharge by the lapse of time. ठीक है, so if a contract is not performed within the specified period of a time, so that can be discharged. ठीक है, so जो specified period जो हमको दिया जाता है कितने अंडर में आपको परफॉर्म करना है, that is known as a period of limitation. ठीक है, सो दैट इज डिफाइंड अंडर द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। तो यहाँ लिखा गया है कि आपको डेट रिकवरी के लिए 3 साल मिलेगा, एंड द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको मिलेगा 12 ईयर्स, ठीक है। सो दैट इज डिफाइंड, दैट इज जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि कितने पीरियड के अंदर आपको कोई भी रिकवरी या किसी भी टाइप का आपके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, सो दैट इज डिफाइंड अंडर द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। The contractual parties cannot exercise their rights after the expiry of period of limitation, ठीक है। जो दो parties थी, that is promisor and promisee, and इनके बीच का contract हुआ था, that we have to complete that contract by 31st of December 2020। तो 31st of December 2020 के बाद वो उस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। Now, the last discharge of a contract is discharge by the breach of contract, ठीक है। इफ अ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूजेस और फेल्स टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एक्ट मेक इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी दो पार्टीज थे, उनमें से कोई भी एक पार्टी अपना जो परफॉर्मेंस है वो नहीं कर सकते, या रिफ्यूज कर रहे हैं, या फेल है कि उसको परफॉर्म करने की कंडीशन में ही नहीं है, और या फिर उनका कोई एक्ट है, ठीक है, उनसे हमको पता चल रहा है कि वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते हैं, सो दिस कम्स अंडर द डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑकर्स इन टू वेज। First one is anticipatory breach of contract, that is when the parties declares his intention of not performing the contract। सबसे पहले क्या लिखा है, लाइक कि दो पार्टीज हैं, एंड let us suppose there are x and y, ठीक है, 10 tons of rice डिलीवर करना था, ठीक है, एंड y will पे 10 लाख रुपीज, ठीक है, एंड ये डेट डिसाइड हुई थी हमारी 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 तक हम x को y को डिलीवर करना था 10 टन्स ऑफ राइस। बट क्या हुआ कि 1 दिसंबर आने से पहले ही, सपोज 20 अक्टूबर को एक्स जो है वाई को इन्फॉर्म कर देता है कि देखो भाई मेरे पास इतना राइस तो है नहीं, मैं आपको इतना नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। लेट अस से एन एग्जांपल कि एक्स जो है वाई को पहले ही प्रायरली इन्फॉर्म कर देता है दैट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वही लिखा है दैट इज नोन एज एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Now the second one is actual breach of contract, ठीक है। So actual breach of contract can be performed in two ways. First one is on due date of performance, and second one is during the course of performance. So on the due date of performance means if any party to a contract refuses or fails to perform his part of a contract at the time fixed for performance, ठीक है। Suppose क्या है, 1st of December
1st of December 2020 इज द योर परफॉर्मेंस डेट, ठीक है, इस तारीख तक उसको 10 टन्स ऑफ राइस डिलीवर करना था, बट बिकॉज ऑफ सम कंडीशन वो क्या कर पाया, वो नहीं कर पाया अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी टू वाई। सो दैट इज नोन एज ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, उसी तारीख को ही या उसी दिन को ही 1 दिसंबर 2020 को वाई को पता चलता है कि नाउ एक्स इज नॉट एबल टू डिलीवर द 10 टन्स ऑफ राइस टू वाई, ठीक है। सो दैट इज नोन एज ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। नाउ द सेकंड वन इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्स 1 दिसंबर 2020 इज योर डेडलाइन ना, इस तारीख तक उसको 10 टन्स ऑफ राइस डिलीवर करना था, बट एक्स ने क्या किया, कुछ सपोज 5 टन्स उसने प्रायरली ही 20 नवंबर तक डिलीवर कर लिया था, ठीक है, 5 टन्स उसने 20 नवंबर तक डिलीवर कर लिया था, बट रिमेनिंग 5 टन्स जो है वो अब डिलीवर नहीं कर पा रहा है टू 1 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर, ठीक है। अब बताओ, एनी डाउट इन टुडेज लेक्चर? मैम लास्ट टॉपिक। लास्ट कौन सा टॉपिक बेटा?